हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के हल प्रश्न पत्र को, जो कि आपको 14 मार्च 2021 की प्रथम पाली में पूछी गई थी। इसके प्रश्न को उत्तर देखेंगे, हल प्रश्न पत्र को देखेंगे और उसका हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। तो एक प्रश्न से और अधिक प्रश्नों को आप हल करने में सक्षम होंगे। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर भी कर देंगे अपने जो ग्रुप्स होंगे उसमें, और मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के वीडियो आते रहेगा और आपको एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। और एक बात और, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा इससे और आप बेहतर फील करेंगे एग्जामिनेशन में। पहला प्रश्न है आपका, CNG मुख्य रूप से बनी है, तो किस चीज़ से बनी हुई है? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन से। CNG मुख्य रूप से मीथेन से बनी है। इसके बारे में थोड़ा जान लें। CNG का पहले तो आपको जानना होगा कि फुल फॉर्म ही क्या होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में बोलेंगे, CNG को क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हिंदी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलेंगे। और यह जो है मुख्य रूप से मीथेन, मीथेन बोले तो CH4 मीथेन, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 80% होती है। ठीक है, 80% होती है और बाकी का और भी दूसरे चीज़ से मिल करके बना होता है, लेकिन मुख्य अवयव इसका मीथेन होता है, इसलिए यह जवाब मीथेन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखता है कि विश्व नगरी अर्थात मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? पहली बार वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे पहली बार ही पूछा है। इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा जीन गोटमैन ने। जीन गोटमैन में थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में कि विश्व नगरी या मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग 1957 में, कब? तो 1957 ईस्वी में जीन गोटमैन ने किया। यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर। मेगालोपोलिस का क्या अर्थ होता है? विशाल नगर। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें संगरों अर्थात सन्नगरों अर्थात काउंटरवेशंस का समूह होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में हमको इतनी जानकारी रखनी चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन पर न चिपकने वाला परत कौन सी होती है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखें घर घर में भी यूज होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा टेफ्लॉन की परत लगी होती है जिससे वह चिपकता नहीं है, अर्थात जो खाद्य पदार्थ है जलता नहीं है। अब आगे प्रश्न की ओर हम लोग देखें। अगला प्रश्न कहता है कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? लैंग्वेज की बात कर रहा है यह, मतलब किस भाषा में कवि विद्यापति जो है मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि, ऐसे पूरे बिहार और देश का भी कहना चाहिए, इन पर गौरव है, पूछता है कि कीर्तिलता जो है इनकी कृति, उसकी भाषा क्या है? भाषा की बात करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अवध भाषा। ठीक है, अवध भाषा। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा आप और जान लीजिए। तो मिथिला निवासी कवि विद्यापति कई भाषाओं के ज्ञाता थे, मतलब एक से अधिक भाषा वो जानते थे, विद्वान थे। उनकी अधिकांश रचना संस्कृत एवं अबहट में है। कीर्तिलता अबहट में ही लिखी गई है। परवर्ती अपभ्रंशों को ही संभवतः विद्यापति ने अबहट कहा था और उसी भाषा में ये लिखा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में छैल छबीला सब रंग रंगीला बड़ा चित का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है, पंक्ति की रचना किसने की थी? तो इस पंक्ति की रचना की थी फ्रेंड्स ताज बीबी ने। ताज बीबी कौन थी? अकबर की मुस्लिम पत्नी ताज बीबी कृष्ण की आराधना करती थी। कौन थी? अकबर की यह मुस्लिम पत्नी थी जिसका नाम था ताज बीबी। ठीक है,
यह क्या करती थी, तो यह कृष्ण की आराधना करती थी। उन्हें मुगल मीराबाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुगल मीराबाई भी कहा जाता है। उन्होंने कृष्ण के लिए यह पंक्ति लिखी थी, क्या, छैल छबीला सब रंग में रंगीला की रचना की, उसका ही यह एक पंक्ति है। जैसा कि आप जानते हैं कि जोधाबाई भी अकबर की ही पत्नी थी, लेकिन वो हिंदू थी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पत्नी की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना जानकारी हमें रखनी है। अगला प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, तो ये कहता है कि निम्न में कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन होगा, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा दैवीय सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि हैं, ऐसा माना जाता था। इसे राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन काल में राजा में ही राजनीति और धर्म निहित होता था, अर्थात वह दोनों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, इसलिए दैवीय सिद्धांत। एक लकड़ी है, क्या है, तो यहां पर हो जाएगा प्राथमिक ईंधन। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। बताइए, इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, यह किसने कहा, तो फ्रेंड्स ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स में थोड़ा सा जान लीजिए। 1848 में कार्ल मार्क्स और एंगल्स की कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुई थी, दोनों संयुक्त रूप से किए थे। इसमें कहा गया कि अभी तक के सभी मौजूद समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का ही इतिहास है। ठीक है, मार्क्स ये बताए थे। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कहाँ प्रस्तावित हो सकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में ही वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं आपको चुनना है, ध्यान रखिएगा, नहीं वाला बताए थे आपको, डेंजर होता है। तो इसका सही, आप पहले तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, कौन कौन सा ऑप्शन है। यहाँ देख रहे हैं, दीपा छत्तीसगढ़, पामलू मणिपुर, और अगला कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं हम लोग। बाकी का ये दो ऑप्शन है, झूम असम और फिर बेवार बिहार की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब नहीं होगा ऑप्शन डी, बेवार बिहार से संबंधित नहीं है। निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया था, तो फ्रेंड्स यह किया था कार्ल मार्क्स ने। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने पेश किया था। आगे देखते हैं हम लोग, वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। ठीक है, कब कह रहा है, 19-20 में। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री कौन है, सुश्री ममता बनर्जी। तो ये भी आपको करंट से ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता, विकासवादी सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। और इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह होगा राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। क्या है, तो राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन 14 कहता है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लीजिए, उसके हिसाब से आप बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, मौलिक अधिकार के बारे में बात करें, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो देख लेते हैं ये किस में होगा। 14A हो जाएगा, ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक होगा।
अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए आप। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 और 35 कुल 23 अनुच्छेदों में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसमें, तो भाग तीन में और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। अच्छा, मौलिक अधिकार ये लिया कहाँ से गया है, यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। अब यह बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ट्रांसलेट है, इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस कॉट कैन बी एज फॉलोअप्स। इसको इंग्लिश में करना है, ट्रांसलेट करना है। इसका सही जवाब आपको सी हो जाएगा। इफ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। अगला प्रश्न, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है बताइए। तो यह फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन, आपको पहले देख लीजिए उस हिसाब से पता चल जाएगा। तो यह है आपका डी, कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है। भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर, यह किसने लिखा, तो यह लिखा कुमार गंधर्व ने। ठीक है, कुमार गंधर्व ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। लहना सिंह किसमें प्रमुख पात्र थे, तो आपको याद होगा, ये एकेडमिक से पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था रचना में लहना सिंह प्रमुख थे पात्र। उसके पंचायती राज विषय है। अब किसका विषय है ये आपको बताना है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा राज सूची का। यह राज सूची का विषय है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित राज्य सूची की प्रविष्टि अर्थात विषय संख्या 5 में स्थानीय स्वशासन संबंधी वर्णन है। ठीक है, तो यह हो जाएगा राज्य सूची का संबंध है। क्या होता है, तो आप ये जो है आपके संविधान में जो वर्णन किया गया है सूची से संबंधित 3 प्रकार की सूची ना, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, किसमें, अनुसूची 7 में। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है। एक दीक्षांत भाषण रचना के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी, हरिशंकर परसाई। ठीक है, आलोचनात्मक कहानी के लिए प्रसिद्ध हैं ये हरिशंकर परसाई। इनका लिखा हुआ बड़ा ही एक जबरदस्त आलोचना था, भेड़े और भेड़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, लिखता है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स द सेंटेंस डज नॉट मीन। इसका मीनिंग कौन नहीं है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब आपको कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा इट इज ड्रिजलिंग। यह सटीक जवाब इसका होगा। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी मतलब 243। अब बढ़ जाने के बाद 2000 के बाद बिहार विधानसभा की संख्या, बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या 243 रह गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। एक बात और जान लीजिए, झारखंड राज्य के निर्माण से पूर्व बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 324 थी। पहले कितना था, तो 324 थी। वर्तमान में बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितना हो गया, 243 झारखंड बंटने के बाद। ठीक है, वैसे झारखंड का बंटवारा कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। यह भी याद रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को
संगठित करने का निर्देश देता है। बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। आगे ये बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सबको जानकारी रखना चाहिए। तो ये 11 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, बैंक के आईएफएससी कोड में 11 अंक होते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का? तो सारे ऑप्शन देखेंगे आप पहले। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर इसका ऑप्शन डी। इसमें हो जाएगा क्या? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा 318। चलिए आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो आपको मालूम ही होगा, एडोल्फ हिटलर इसके संस्थापक थे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलिए। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो यह हो जाएंगे आपको बी, कनिष्क के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, चरक कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था। औषधि शास्त्र पर उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक चरक संहिता थी। इनका लिखा हुआ एक बुक है, क्या है? चरक संहिता। ठीक है, तो चरक संहिता में अनेक वनस्पतियों के नाम हैं जिनसे रोग की चिकित्सा के लिए दवाई बनाई जाती है। ठीक है, रोग की चिकित्सा के लिए उसमें दवाई बनाई जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। किसमें वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। सॉरी, एक मिनट। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा का अध्यक्षता करता है? जब दोनों रिक्त रहेगा तब की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वही करेगा, बाकी यह लोग नहीं करेगा। आयकर निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? फिर से नहीं वाली बात है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सार्वजनिक ऋण। अगला प्रश्न, स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? 100 ऑप्शन आप देख लीजिए सबसे पहले, तो आप पहचान पाएंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है, मोरा इटली से संबंधित है, खमसीन मिस्र से संबंधित है और हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट से संबंधित है। ये सही है, लेकिन इसमें सही नहीं पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है, तो जिस कारण इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? ऑप्शन इसको देखिए, किस नवीन जाति का उदय हुआ? देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, आपको चुनना है सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन डी, भेद जाति का। मतलब रजक व रूढ़ और कायस्थ पहले से थे, ये भेद जाति नया आया। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से? तो यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जानते ही होंगे, विटामिन सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, ये तो बात आप समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम लोग, उसमें क्या दिया हुआ है।
इन सारे प्रश्नों के और उनके जो व्याख्या किए जाते हैं उसको ध्यान से आप सुनेंगे तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी सीनेट का साधक माना जाता है? हिंदी सीनेट का साधक किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है फ्रेंड्स त्रिलोचन को। ठीक है। अगला, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 महीने तक। कहने का मतलब कि बिना किसी भी सदन का, जैसे केंद्र में बनना हो तो राज्यसभा हो या लोकसभा, या राज्य में अगर मंत्री बनना हो तो विधानसभा हो या विधान परिषद, इन दोनों के सदस्य नहीं रहने के बावजूद भी आप मंत्री बनाए सकते हैं, बनाए जा सकते, लेकिन 6 महीना तक ही। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं सदस्य बनना जरूरी होगा। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, कह रहा है। फिर से नहीं वाला है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एडिसन रोग। यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, बाकी है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, किस तथ्य पर आधारित है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। आगे प्रश्न पर हम लोग चलें। लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व कब आया था? लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व कब आया था? तो ये आया था 10 जनवरी 1920 को। कब आया था? तो 10 जनवरी 1920 को। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित हुआ। कब? 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। कब? 10 जनवरी 1920 को। अगला प्रश्न देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। द वर्ड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. These lines, liked by Pandit Jawaharlal Nehru, are the concluding lines of the poem and written by. ये देख, 2 जगह गैप स्थान है, इसको आपको भरना है। ठीक है। तो सही शब्द कौन सा आएगा, इसके जगह पर कौन भर आएगा, देख लीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 44, क्वेश्चन नंबर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टॉपिंग वाई वर्ड्स ऑन ए स्नोवी इवरिंग रॉबर फ्रॉस्ट। अगला प्रश्न देखिए, मैच से है। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। वही करना है, इसको आप गिन लेंगे, जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक हो जाता है। ये तो इजी प्रश्न था, आपको मालूम भी होगा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ए, 45 का ए। अब आगे चलिए। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? यह पहले भी सेट में आया है, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार पूछ रहा है। तो गरीब परिवारों का सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। अंत्योदय का क्या है मतलब? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। मेरी जेल डायरी किसकी कृति है, मतलब किसने लिखा है? तो ये सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का। कौन सा नारा दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। ठीक है। तो ये सही जवाब हो जाएगा, बिहार से संबंध है इनका। अब अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? यह भी इजी क्वेश्चन है, आपको मालूम ही होगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यह दूध से दही जमाने में
सहायता करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? तो 49 कह रहा है सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मानक विचलन का प्रयोग किसने किया था बताइए? तो ये हो जाएगा कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, कार्ल पियर्सन ने। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितना हो जाएगा? तो यह होना चाहिए आपको 40 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए। किसमें? विधान परिषद की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना कि विधानसभा आप समझ जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यह जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 50 था ना, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है? तो 40 है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अनुच्छेद 171, ठीक है, 171 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है। जितना विधानसभा सदस्य होंगे उसके कुल 1/3 विधान परिषद में होंगे। 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी। और इस प्रकार से जैसा कि हम बात करें तो वर्तमान समय में बिहार परिषद वाले राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, जिसमें सदस्यों की संख्या 50, और तेलंगाना में 40, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 और महाराष्ट्र में 78 तथा उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न चले। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है कि अगर उनमें मतभेद हो जाता है तो अब इसका समाधान कैसे होगा? तो इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा सी, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग ही लेता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है। ठीक है, तो मतभेद की स्थिति में आयोग जो होता है बहुमत के आधार पर यह निर्णय लेगा। 52 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आसान क्वेश्चन है, बना करके आप देख लीजिएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इसे कर लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 66.66। ठीक है, ये हो गया आपका 52। अब हम लोग देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर। यह भी मैथ से ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सभी सेक्शन को आपको देखना जरूरी है, तभी आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कह रहा है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 84 दिन। अगला प्रश्न फिर मैथ से है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्चा कितना होगा? कुल खर्चा इसको निकालना है, कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, ये आपको हो जाएगा डी, 44,880 रुपया। अगला प्रश्न देखिए। 5.1/2 माइनस 3 ये बड़ी क्वेश्चन के अंदर है 1/4, 3.1/4 प्लस 6 माइनस 4 भागा 2 का मान ज्ञात करें। आप बोधमास नियम जानते ही हैं, उसके हिसाब से इसको आप बना लीजिएगा। बहुत ईजी है, छोटे क्लास की चीज़ है। और इसका सही जवाब हो जाएगा -7/4। चलिए आगे प्रश्न देखिए। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया? देखिए पिछले सेट में भी पूछा गया था, कहने का मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नीति आयोग वाला। लगता है बिहार पुलिस का प्यारा प्रश्न है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा 2015। ठीक है, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 2015 में नीति आयोग। अब देखिए नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4, P5 पर लाभ प्रदर्शित को दर्शाता है।
ठीक है। तो P3 का राजस्व 38,100 रुपया है। उत्पाद P3 का व्यय क्या है, आपको यह पूछ रहा है, क्वेश्चन बनाने के लिए कहता है। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, 30,000 रुपये। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 58 कहता है, इंग्लिश भाषा से ही है, लैंग्वेज से है। कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, द जज फाउंड हिम ऑफ मर्डर। ये ब्लैंक स्थान है, यहाँ आपको भरना है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको भरना है गिल्टी, हो जाएगा द जज फाउंड हिम गिल्टी, मतलब दोषी होता है, ऑफ मर्डर, मर्डर में दोषी पाने पर उसको मर्डर मतलब दोषी पाया। ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज, वन हु इज आउट गोइंग। इसका सही फ्रेज क्या होगा, वन हु इज आउट गोइंग। तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, वैगबॉन्ड। ठीक, आगे फिर देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज गिवन द आइटम्स टू जंप ऑन द बैंडवागन। तो इसका सही जवाब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कौन सा होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो सटीक जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, तो ये हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक के लिए यह अधिवेशन बुलाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 का क्या होता है। 62 क्वेश्चन नंबर ये कहता है केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2020-21 की बात करता है राजकीय घाटा, तो इसमें हुआ था फ्रेंड्स 3.5%। करंट से क्वेश्चन है, तो करंट भी आप जरूर देखते रहिएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि एग्जाम से पहले एक सप्ताह एक महीना देख लेंगे तो हो जाएगा, तो परेशानी हो जाएगी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। अब किससे दुखी है ये आपको सेंटेंस पकड़नी है, तो बुढ़ापे से दुखी रहेगा बूढ़ा आदमी, और क्या होगा, यही सही जवाब। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। 64 में गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे थे। अब इसमें आपको देखना है कि सही कौन सा सेंटेंस बैठेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिक कदम ताल कर रहे थे, न कि सैनिक कदम ताले कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था, यह तो इजी प्रश्न है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहद्रथ। और स्थापना कौन किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना। अंतिम शासक हो गया इसका बृहद्रथ। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 ना, 66। ठीक है, कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। मतलब जो पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर है उसमें तुलनात्मक रूप से किसकी साक्षरता कम है, तो यह हो जाएगा असम की। ठीक है, असम की। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि है यह आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मीठा होती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, तो इसमें आपको त्रुटि कौन सा चीज़ देखना है, तो मीठा होती है, यही गलती है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ देखना है आपको, कौन होगा, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68,
सी बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाता है, तो यह जो मुहावरा है इस्तेमाल किया जाता है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? यक्षराज। ठीक है, यक्षराज उसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है जो कहता है जो मोक्ष चाहता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलचाल की भाषा में, तो मुमुक्षु इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? अब देखिए 1999 का कहा था विनोद कुमार शुक्ला को, तो यह दिया गया था दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसलिए उनको दिया गया था इस कृति के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? सिर्फ लोकसभा में ही कौन होगा? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। एक नंबर निंदा प्रस्ताव, दूसरा नंबर स्थगन प्रस्ताव और चौथा नंबर कौन है? अविश्वास प्रस्ताव। यही सब लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है। आगे देखिए, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? स्थिति सुधारने में सहायक कौन होगा? तो ये हो जाएगा आपको अवमूल्यन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द को विलोम चुने। यश का विलोम चुनना है, ये तो बहुत आसान है, अपयश हो जाएगा। यश का अपयश, अपयश। अब आगे देख लीजिए, कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? मतलब जो राष्ट्रीय औसत है उससे अधिक जनसंख्या घनत्व कितने राज्यों का है, ये आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा 16 राज्य। 16 जो राज्य हैं फ्रेंड्स, उसका जो है घनत्व ज़्यादा है राष्ट्रीय औसत से। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? ठीक है, 2018 में कहता है कि प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक किसका था? तो यह था आपको अफ्रीका का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे 77 क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर देखिए, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। यह कह रहा है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह भी आसान ही क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपको बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। कौन सा? उलगुलान विद्रोह। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सन 1893 से 1900 के बीच तत्कालीन बिहार के मुंडा आदिवासियों ने पारंपरिक जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया था। अब बिरसा मुंडा को उलगुलान मतलब महान हलचल तथा इनके विद्रोह को उलगुलान महाविद्रोह के नाम से जाना गया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। तो आप समझ गए, उलगुलान जो शब्द है वह महान हलचल महाविद्रोह से संबंधित है। आगे देखिए, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिला में नाकाम कर दिया था? ये आपको जिला बताना है कि किस जिला में उसको नाकाम किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गया में। ठीक है, 78 हो जाएगा, गया में। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? ग्रामीण संख्या की पूछ रही है। ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए 94%। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो 94%। अब कहता है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? निजी व्यवस्था की देखरेख वाला कौन सा विद्यालय होगा? तो ये विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपको सी, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है? इसका कारण आपको बताना है।
अभी साइंस का इजी ही क्वेश्चन कहा जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए यह नीला आकाश दिखाई देता है। आगे चलिए, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए 83 क्या कहता है, अति चालक का लक्षण क्या है? तो अति चालक का लक्षण हो जाएगा उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता इसका सही आंसर होगा। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति होने का कारण क्या हो जाएगा? तो आप जानते ही होंगे, पृष्ठ तनाव के कारण यह गोल हो जाता है। किस खनिज से रेडियम की प्राप्ति होती है? तो यह फ्रेंड्स आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीच ब्लेड से। नींबू खट्टा किस कारण होता है? यह भी आसान क्वेश्चन है। नींबू खट्टा किस कारण होगा? तो यह हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन देखिए, किस कारण से खट्टा होगा? तो ये हो जाएगा आपको साइट्रिक एसिड। ठीक है, नींबू में कौन सा, खट्टे फलों में कौन सा होता है अम्ल? तो साइट्रिक एसिड, इसके कारण हो जाएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य पूछ रहा है? तो असत्य के लिए हो जाएगा आपको जल में अधिक विलय होता है, यही असत्य है। पारद धातु मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु क्या होती है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अब देखिए यहाँ कहता है कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? तो यह हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए, बिटुमिनस समान प्रकार है। एंथ्रासाइट अच्छा किस्म का होता है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, मतलब राष्ट्रीय यह जानवर पूछ रहा है, स्तनी का मतलब हुआ। ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर क्यों जाती है? इसका कारण आपको बताना है। सही कारण क्या होगा? तो वे श्वास नहीं ले पाती है, इस कारण मर जाती है। देखते हैं कि मछली को जैसे ही हम पानी से निकालते हैं, कुछ देर के बाद वह मर जाती है। उसका कारण होता है कि वह श्वास नहीं ले पाती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या है, कैसी होती है, आपको बताना है। मनुष्य के शरीर में जो पैर का हड्डी है वह कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा आपको खोखली होती है। 93, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? तो हाल के पूर्वज हो जाएंगे आपको क्रो मैग्नन मानुस, क्रो मैग्नन मानुस। अब देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है, तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना महान वैज्ञानिक थे, इनको किसके लिए दिया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं आपको पहचानना है, तो ये हो जाएगा गेहूं, बाकी गन्ना, जूट और कपास ये सब नकदी फसल है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? देखिए प्रथम वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लगने पर, तो सबसे पहले आपको कहाँ लगाया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंदरी में लगाया गया था। ठीक है, उर्वरक संयंत्र सबसे पहले सिंदरी में लगाया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर पर कौन स्थित है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा रांची। ठीक, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, दामोदर नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 99, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम किसे दिया गया है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम किसे दिया गया है? तो यह श्रीलंका को दिया गया। VVI क्वेश्चन लगा लेंगे, इसको आप याद रखेंगे, श्रीलंका को। अगला प्रश्न रहा और ये लास्ट है आज का प्रश्न। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था,
किसके द्वारा? तो संवैधानिक सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा यह अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था, कैसा लगा बताइएगा आप कमेंट करके, लाइक कमेंट शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।